हेलो स्टूडेंट्स, आज बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन सेकेंड पेपर टॉपिक बौद्ध युग में शिक्षा और जिसका की पार्ट है 4। आज इसके आगे के टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। उसमें हमारे आगे का टॉपिक है शिक्षक, टीचर के विषय में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको किसके विषय में बताया था? छात्र के विषय में। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक के विषय में। वैदिक काल में शिक्षक का क्या स्थान था और बौद्ध काल में शिक्षक का क्या स्थान था? वैदिक काल में जो शिक्षक था या जो गुरु होते थे उनको भगवान के समान दर्जा प्राप्त था। बौद्ध काल में उतना नहीं प्राप्त था, अंतर थोड़ा सा आ चुका था, किंतु फिर भी शिक्षक को पर्याप्त सम्मान प्रदान किया गया था। इस शिक्षा पद्धति में शिक्षक को उच्च स्थान प्राप्त था और जो भिक्षु होते थे वही शिक्षक का कार्य करते थे। याद हो आपको, मैंने भिक्षु शिक्षा के विषय में बताया था, जो कि 8 वर्ष की अवधि की होती थी और उसे ग्रहण कर लेने के पश्चात जो भिक्षु होते थे वही शिक्षा ग्रहण करने का शिक्षा देने का कार्य किया करते थे। भिक्षु शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उनके अंदर इतना ज्ञान आ जाता था कि वह एक अध्यापक का कार्य कर सकते थे और साथ ही साथ वह बालकों को इस तरह की शिक्षा प्रदान कर सकते थे। भिक्षुओं के लिए बहुत ही कठोर नियम हुआ करते थे, जैसा मैंने बताया था आपको। उनके लिए अविवाहित रहना एक प्रमुख शर्त हुआ करती थी। सिर मुंडवा कर रखना, सादा जीवन, उच्च विचार रखना, इस तरह के कुछ नियम होते थे जिनको कि उन्हें पालन करना पड़ता था। इस तरह से शिक्षक को उच्च स्थान तो प्राप्त था, किंतु वैदिक काल की भांति प्राप्त नहीं था, उसमें थोड़ा सा अंतर आ चुका था। अब बात करते हैं हम गुरु शिष्य संबंध की। वैदिक काल की तरह गुरु शिष्य संबंध किस तरह का था? जैसा कि वैदिक काल में मधुर संबंध पाया जाता था, एक आत्मीय संबंध था, उसी तरह से बौद्ध काल में भी आत्मीय संबंध था। वैदिक युग की तरह ही दोनों एक दूसरे के प्रति विनम्र, संवेदनशील तथा दयालु होते थे। वैदिक काल में भी जैसा कि हमें देखने को मिला था कि वैदिक काल में भी क्या था, गुरु थे वो छात्र को पुत्रवत प्रेम करते थे और छात्र गुरु को पितृवत प्रेम करता था। दोनों ही एक दूसरे को अत्यधिक प्रेम करते थे। और इसी तरह से बौद्ध काल में भी था। जब बालक संघ में प्रवेश करता था उस समय सारा उत्तरदायित्व गुरु अपने ऊपर ले लेता था। उसके रहन सहन, भरण पोषण की जिम्मेदारी जो है वो गुरु की होती थी और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ती थी चिकित्सा की तो उसके लिए भी हमेशा गुरु तैयार रहता था और वह एक पिता की तरह ही उसको प्रेम करता था, उसका सारा उत्तरदायित्व वहन करता था। और अगर हम बात करें छात्र शिष्य की, तो शिष्य भी जो है वो पिता की तरह प्रेम करता था, उनका आदर करना, सम्मान करना, आज्ञा का पालन करना, इस तरह की सारी चीजों को वो भी अच्छे से निर्वहन करता था। तो देखा जाए तो किस तरह का संबंध था? एक मधुर संबंध था जो कि बौद्ध काल में पाया जाता था। हमारा जो नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के विषय में क्या था बौद्ध युग में? वैदिक काल में तो स्त्री शिक्षा की काफी प्रगति हुई थी, लेकिन बौद्ध काल की बात करें तो स्त्री शिक्षा की कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी थी, क्योंकि बौद्ध काल में नियम ज्यादा कठोर हुआ करते थे। अगर भिक्षु या भिक्षुणी बनना है या शिक्षा प्राप्त करनी है, उसके लिए स्त्रियों को भी सिर मुंडवा कर पुरुषों की भांति ही रहना पड़ता था। तो इसके लिए कभी कभी घर वाले अभिभावक भी तैयार नहीं होते थे, क्योंकि बालिकाओं के लिए इस तरह के कार्य को निषेध माना जाता था कि बालिकाएं जो है सिर मुंडवा कर पुरुषों के बीच में रहे और उसी तरह का जीवन व्यतीत करें जैसा कि पुरुष करते थे, तो थोड़ा सा कठिन माना जाता था। इसलिए स्त्री शिक्षा की कोई खास प्रगति नहीं हो सकी, किंतु फिर भी धीरे धीरे कुछ बाद में विचारों में परिवर्तन आया और स्त्री शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रयास किए गए। जैसे कि महात्मा बुद्ध की जो माता थी, विमाता, और उनके जो शिष्य थे आनंद, उन्होंने इस विचारों में परिवर्तन लाया और धीरे धीरे स्त्री शिक्षा में कुछ
परिवर्तन हुआ। और जहाँ तक की बात है कि उच्च घरानों की, उच्च राजघराने जो थे, वहाँ की स्त्रियों को तो घर पर ही इस तरह की शिक्षा का प्रबंध हो जाता था, किंतु जो नॉर्मल यानी सामान्य स्त्रियां थी उनके लिए शिक्षा का कोई विशेष प्रबंध नहीं हो पाता था। जैसे कि आपने अशोक की बहन संघमित्रा का नाम सुना होगा, उसने भी बौद्धकालीन युग में यानी बौद्ध युग में ही शिक्षा ग्रहण की थी, साथ ही विदेश तक बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। तो इस तरह से ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं सभी स्त्रियों की अवहेलना हुई थी। कुछ जो राजघराने की थी, उच्च राजघराने की, उनको तो शिक्षा प्रॉपर मिल पाती थी, किंतु सामान्य जो महिलाएं होती थी उनके लिए शिक्षा थोड़ी सी मुश्किल हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम शुल्क व्यवस्था की। शुल्क व्यवस्था यानी कि जो भी खर्च होता था या आर्थिक प्रबंध होता था उसका कौन जो है वहन करता था। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रारंभिक शिक्षा तो पूर्णतया निःशुल्क हुआ करती थी, उस पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था, किंतु प्रारंभिक शिक्षा के बाद जो उच्च शिक्षा होती थी, उच्च शिक्षा में शुल्क लिया जाता था, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत। और उसका कारण ये था कि जो भी रख रखाव थे, पुस्तकालय थे, छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था हुआ करती थी, उसके लिए उन्हें कुछ शुल्क लेना पड़ता था। पूरा का पूरा खर्च वहन कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। साथ ही साथ ये जो शुल्क लिया जाता था उससे भिक्षुओं का वेतन होता था, और जो भी संघ होते थे, मठ है, विहार है, उनके लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए भी जो है शुल्क लिया जाता था। नेक्स्ट, शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम क्या था? स्थानीय लोक भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। मीन्स बौद्ध काल में जो है शिक्षा का माध्यम स्थानीय या प्रचलित लोक भाषाएं थी। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेश जो है पाली प्राकृत भाषाओं में दिए हैं, और साथ ही साथ कुछ संस्कृत का भी प्रयोग किया है। शिक्षा प्राप्त जो अनेक भिक्षु होते थे वो भी वेद और वैदिक साहित्य, आयुर्वेद तथा ज्योतिषी आदि के लिए भी संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन। मैंने बताया था आपको कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य में एक पॉइंट बताया था। तो बौद्ध काल में भी और वैदिक काल में भी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध काल में जो थी छात्रों को उनकी रुचि व योग्यता के अनुसार प्रदान की जाती थी। जैसा कि हमने देखा भी होगा, भारत पे धर्म है, आध्यात्म है, दर्शन है, विज्ञान है और सारी चीजों का समावेश है। और सम्राट अशोक, उनके स्तंभ है, स्तूप है, अजंता की गुफाएं हैं, ये सभी क्या है जो है इस गौरव गाथा के प्रमाण है या व्यावसायिक शिक्षा के ही प्रमाण है कि इतना अद्भुत स्थापत्य कला का नमूना हमें देखने को मिलता है जो कि बौद्ध कालीन शिक्षा की ही देन है। तो इस तरह के जो व्यवसाय थे वो छात्रों की उनकी रुचि व योग्यता के अनुसार दिए जाते थे, ताकि वो जो है अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार जो है चुनाव कर सकें। ओके, नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इसके गुण व दोष। जस्ट लाइक वैदिक कालीन, मैंने कहा था कि इसको भी आपको खुद ही कंक्लूड करना है, खुद ही इसके गुण व दोषों को निकालना है। तो अब इसमें आप जो गुण हैं उनको निकालिए और समझिए, क्योंकि पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हो। अब इसके बाद इसके गुण व दोषों को आप निकाल सकते हो, समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ गुण बताना चाहूंगी आपको, जो कि मैंने कहीं अलग से नहीं बताऊंगी। जो चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, वही मैं आपको इसके गुण के विषय में बताने जा रही हूँ। ओके, बौद्ध शिक्षा के गुण। सबसे पहला गुण आप इसी से ढूंढ सकते हैं, गुरु शिष्य संबंध अच्छे थे, शुल्क व्यवस्था कम लिया जाता था शुल्क, प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा तो पूर्णतया निःशुल्क हुआ करती थी,
शिक्षक को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये सारी क्या है, व्यावसायिक शिक्षा उनकी रुचि व योग्यता के अनुसार प्रदान की जाती थी। कहीं अलग से आपको इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो भी है आपके चैप्टर में ही आपको गुण व दोष दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। शिक्षक को सर्वोच्च स्थान प्राप्त, गुरु शिष्य संबंध मधुर हुआ करते थे। स्त्री शिक्षा की बात नहीं, क्योंकि ये एक निगेटिविटी में पॉइंट आ जाता है, क्योंकि स्त्री शिक्षा क्या था, विशेष प्रगति नहीं कर सकी थी और उनके लिए थोड़ा सा कठोर अनुशासन हो जाता था, कठोर व्यवहार हो जाता था, जो कि स्त्रियों के लिए सही नहीं था। शुल्क व्यवस्था हो गया, व्यावसायिक शिक्षा हो गई, ये क्या हो गए, ये सब भी आपके गुण हो गए। अब बात करते हैं हम दोषों की। और एक चीज और है कि गुण में अभी तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया, आगे का जो पिछला मैं बता चुकी पिछली क्लास में, उसमें भी आप ढूंढेगा, आपको इस तरह के कई सारे गुण व दोष मिल जाएंगे। क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए इसको जरूर ध्यान दे लीजिएगा। और पूरा चैप्टर जब आप एक साथ मिलाकर इसको पढ़ोगे तो आपको और भी कई सारे गुण व दोष इसमें दिखाई पड़ेंगे। दोष की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या दोष था इसमें कि जो भिक्षु होते थे उनको अत्यधिक कठोर जीवन व्यतीत करना पड़ता था, अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कठोर अनुशासन होता था, ये किसका दोष माना जा सकता है। दूसरा दोष मैंने अभी इसमें बताया था, स्त्री शिक्षा के विषय में स्त्रियों की अवहेलना की गई थी थोड़ी बहुत, जिस कारण की विशेष प्रगति नहीं हो सकी। थर्ड इसका अगर हम दोष देखें तो ये क्या है, वैदिक शिक्षा की तरह इसके आय का कोई निश्चित साधन नहीं था, वैदिक शिक्षा में भी नहीं था और इसमें भी नहीं था। साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट, ये भारतीय जनमानस पर भी ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकी थी, एक ये भी इसका दोष था। इस तरह से ये कुछ गुण व दोष हो गए, जिनको कि आप खुद ही चैप्टर से कंक्लूड करेंगे, निकालेंगे और इसको करेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं इसमें आपको देना चाहूंगी, जिससे आप करिएगा। वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा 2 चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं। मैं उसमें आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, उसको जरूर लिखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए और वर्तमान में इस शिक्षा पद्धति के कौन से गुण अनुकरणीय हो सकते हैं, कौन से गुण ऐसे हैं जिनका अनुकरण किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आज से आपका ये बौद्ध युग में शिक्षा फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।